हेडिंग डाल लीजिए बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कितने नंबर का चैप्टर है? 4 नंबर का। एक नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। आओ जी क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? देखो, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, दो होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमने दो मेजर पार्ट पढ़े। पहला क्या पढ़ा? बैलेंस शीट। और दूसरा क्या पढ़ा? कौन सा? इनकम स्टेटमेंट। पहले क्या पढ़ा? पहले क्या पढ़ी बोलो? बैलेंस शीट। दूसरा क्या पढ़ा? इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में क्या था बताओ? एज पर शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और उसमें क्या था? पार्ट 2। उसमें शाहरुख सलमान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और इसमें क्या था बेटा? अरो चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। अरो चरणप्रीत। शुरू करते हैं, पढ़ो जी। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो, एनालिसिस का मतलब ही एनालिसिस है कि एनालाइज करना। किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल बनाना एक बात है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम करना दूसरा पार्ट है। मतलब उसको एनालाइज करना कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम क्या रिजल्टेंट, क्या डिसीजन मेकिंग पे कैसे काम कर सकते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या लिखा है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइज करने का। किसको एनालाइज करने का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक अ इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब वो कहना चाहता है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हमारी हेल्प करता है एनालाइज करने में। किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिसके बेसिस पे हम उसको समझ सके और अपनी कंपनी के लिए क्या ले सके? डिसीजंस ले सके। अपनी कंपनी के लिए क्या ले सके बेटा? डिसीजंस ले सके। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। किसके बीच की स्टडी है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल वैल्यूज। अमंग द वेरियस फाइनेंशियल वैल्यूज। जैसे आगे चल के हम चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस, तो उसमें वो रेशियोज क्या है बेटा? एक रिलेशनशिप है दो चीजों के बीच में। जैसे करंट रेशियो किसका रिलेशन है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का, जो हमें बताता है कि हमारे पास कितनी करंट एसेट्स और कितनी करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, इतनी बात क्यों हंस रहा है? पढ़ो क्या लिखा है बेटा आगे। उसने कहा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल वैल्यूज टू अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे कहता है दैट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या क्या इसमें क्या चीजें आ गई? तीन। किसके बीच में, किसके रिलेशंस को समझता है, किसको इंटरप्रिटेट करता है? बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को, तीसरा किसको? कैश फ्लो को। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल्स कौन से हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? Financial statement analysis is a large study of relationship among the various financial factors in a business as a disclosed by a single set of statement. कैसी स्टेटमेंट है? सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट एंड अ स्टडी ऑफ ट्रेंड। किसके बारे में बताता है बेटा? ये स्टडी ऑफ ट्रेंड बताता है कि आप इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, क्या ट्रेंड चल रहा है। सेल्स, पिछले 4 साल की सेल को कंपेयर करके आपको समझ आएगा कि आप अपवर्ड ट्रेंड में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है। नेक्स्ट आगे, इट शो अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स। क्लियर है इतना? इसके बाद है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बेटा? टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला टूल क्या बताओ? कंपैरेटिव। दूसरा कॉमन साइज। तीसरा रेशियो। चौथा कैश फ्लो। सर चारों ही नहीं पढ़े तो बताओ कैसे समझा दें? जब चारों पढ़े ही नहीं तो समझा कैसे दें? ये थ्योरी के चैप्टर को तो सबसे आखिरी में उठाना चाहिए था सारा कराने के बाद। पर होता क्या, वो सब शोर मचाना शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 2 रह गया, चैप्टर नंबर 2 रह गया, चैप्टर नंबर 2 रह गया। और इसमें से दो टूल्स तो हम पढ़ा ही नहीं सकते। अब कंपैरेटिव कॉमन साइज तो चैप्टर ही कट गया, तो कैसे समझाएं इस टूल के बारे में? ठीक है, तो आओ फिर भी एक बार थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि कंपैरेटिव क्या होता है और कॉमन साइज क्या होता है, सो दैट कि हमें प्रॉब्लम ना हो जब हम इसको रीड कर रहे हो तो हम चीजों को समझ सके। क्लियर है? देखो बेटा, कंपैरेटिव क्या है, कंपैरेटिव टूल क्या है? आओ जी, कंपैरेटिव क्या होता है? क्या होता है कंपैरेटिव? क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। बैलेंस शीट में पहला क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या होता है इसमें? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, और ये क्या आ जाएगा? ए। फिर उसके बाद क्या आती है? एसेट्स। नंबर 2 क्या होता है इसमें? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट और, अब ध्यान से समझना, कंपैरेटिव में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं इसमें? कंपेयर करो जी।
2021 2022 एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। कौन सा चेंज? एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। पहले समझते हैं, फिर मैं आपको रीड कराऊंगा तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। मान लो शेयर होल्डर ये था हमारे पास 600, ये 1200 और ये 200, कितने हो गए टोटल? ये इस साल हो गए 1000, ये हो गए 2000, ये हो गए 500, टोटल कितना हो गया? 3500। ये हो गया हमारे पास 1200 800, ये क्या है बेटा? बी। ये ए और ये क्या है? बी। ये कितना हो गया और ये कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया बताओ? 2000। ये कितना हो गया? अच्छा एक बार देखना, एक बार 21 से 22 में इसे मैं कह दूं ए, इसे मैं कह दूं बी, इसे मैं क्या कह दूं? बी माइनस ए, और इसे मैं क्या, इससे ये है सी, क्या ये? सी अपॉन ए इंटू में 100। ध्यान से समझना, पिछले साल मेरे पास शेयर होल्डर फंड कितना था? अब कितना हो गया? कितना बढ़ गया? 400 डिवाइडेड बाय 600 कितना हो गया? 2/3, 66.67% इंक्रीज हो गया। शेयर कैपिटल पिछले साल के मुकाबले 66.67% क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। अभी देखो 1200 से कितना है, कितना बढ़ गया? 800। कितना हो गया? 800 डिवाइड बाय 1200, वही 66.67। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 500 से, सॉरी 200 से कितनी हो गई? कितनी हो बढ़ गई? 300 बाय 200, 3/2 क्या हो गया? करो 3/2 इंटू 100 कर दो ना, 150% करंट लायबिलिटी बढ़ गई पिछले साल के मुकाबले। मेरी करंट लायबिलिटी कितनी बढ़ गई? मतलब हमने फंडिंग रेस करी 66.67%, उधार उठाया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उठाई 66.67%, और करंट लायबिलिटी कितनी बढ़ गई हमारी? 150%। टोटल कितना चेंज है बोलो? 1500। 1500 बाय 2000 कितना होता है बोलो? 3/, तो एग्रीगेट में कितनी लायबिलिटी बढ़ी है? 75%। कितनी बढ़ गई? 75%। किसी को डाउट यहां तक? आगे चलते हैं। नॉन करंट एसेट्स पहले कितने की थी, अब कितने की हो गई? कितने की बढ़ गई? 800। 2/3 कितना हो गया? 66.67%। ऑन दी अनदर हैंड करंट लायबिलिटी 800 से कितने की हो गई? 1500। तो 1500 में से 800 गए तो 700 बाय 800, बोलो 7/8 इंटू 100 करो, बताओ 7/8 इंटू 100 क्या होगा? कुछ तो है? नहीं नहीं, चेक करो भाई क्या आ रहा है? 90 87.5% आ गया। और टोटल एसेट कितनी बढ़ गई आपकी बताओ? 1500। 1500 डिवाइडेड बाय 2000 कितना? वही 75%। क्या ये कंपैरेटिव? क्या कर रहे हैं बेटा इसमें? हम कंपेयर कर रहे हैं। ये टूल है, क्या ये? टूल। पर दुर्भाग्यवश ये टूल हमारे कोर्स में से इस बार हट गया। फ्री के नंबर थे, 4 नंबर का क्वेश्चन आता था फ्री का एकदम, और लूट लो। डूबते को तिनके का सहारा, जिसको 27 नंबर बनाने हैं उसके लिए सबसे बढ़िया चैप्टर ये था। गया बेटा, तू तो गया, तू तो गया। ठीक है चलो, कहां पार्टनरशिप, कहां शेयर्स, और कहां प्लस माइनस, खत्म। पर कमाल की बात है बच्चे इसमें भी गलती कराते थे। ठीक है, तो कितना था पहले हमारे पास? क्या था? 600 था शेयर होल्डर फंड, अब कितना हो गया? 1000। क्या कर रहे हैं हम? कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा कंपेयर कैसे कर रहे हैं बताओ? कैसे कर रहे हैं? वर्टिकली कि हॉरिजॉन्टली? तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट क्या होती है। ये ना हॉरिजॉन्टल है ना, ये देखो ऐसे ही तो कंपेयर किया आपने इसको। तो आओ एक बार ध्यान से पढ़ें और दोबारा से समझने की कोशिश करें। पढ़ो कंपैरेटिव टूल्स में पहला टूल क्या है बेटा? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या है पहला टूल? 4 टूल है, उसमें से पहला टूल क्या है? कंपैरेटिव। पढ़ो, means a comparative study of individual item or a component of financial statement, that is balance sheet और P&L। ये तो सिर्फ मैंने आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट समझाई है। ऐसी कंपैरेटिव क्या बन जाती है हमारी? इनकम स्टेटमेंट। अरो चरण प्रीत चोर एम्प्लॉय फंड
दो, तो वो भी बन जाती है कंपैरेटिव में। क्लियर है इतनी बात? तो दो चीजें हैं। मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टडी इज अ इंडिविजुअल आइटम और अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट ऑफ 2 or more years ऑफ द एंटरप्राइज। 2 या 2 से ज्यादा साल। कभी कभी लोग इसको 2, 3, 4, 5 साल का बना के भी क्या देख लेते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ट्रेंड एनालिसिस, कि क्या ट्रेंड चल रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, आगे पढ़ो। Both the statement of P&L and balance sheet are prepared in a form of comparative statement और comparative financial statement। क्या दोनों चीजें बनती हैं, comparative balance sheet भी बनती है और comparative income statement भी बनती है। This technique of financial statement is known as horizontal statement। पेपर का फेवरेट क्वेश्चन कि horizontal किसे कहते हैं। आप सोचो, यदि मैं आपको ये ना बताऊं और कहूं कि बस बेटा याद कर लो कि इससे कंपैरेटिव को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, तो आप कहोगे पता नहीं क्या ही होता है। पर आपको समझ आ गया इसे हॉरिजॉन्टल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टडी कैसे चल रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टली। कैसे चल रही है? हॉरिजॉन्टली, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, दिस टेक्निक इज यूज फॉर इंट्राफर्म एनालिसिस। किसके लिए किया जाता है बेटा? इंट्राफर्म मतलब अपने आप से या किसी और से? अपने आप से। हम अपने ही पिछले साल से देख रहे हैं कि इस साल हमारे में क्या ग्रोथ आई है। लास्ट टाइम कितना बच्चा बढ़ाया था, इस बार कितना बच्चा बढ़ा रहे हैं। क्या हो रहा है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ट्रेंड नीचे जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो उसको एनालाइज करेंगे, उसको कांस्टेंट रखने की और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और नीचे जा रहा है तो गलतियों को समझने की कोशिश करेंगे और उस पर काम करेंगे कि भैया ऐसी क्या गलतियां हो गई जिस वजह से आपका काम डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं ध्यान से। कहता है दिस टेक्निक इज यूज फॉर इंट्राफॉर्म एनालिसिस। अब पेपर में क्वेश्चन आता है इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म, इसमें कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। इंट्राफॉर्म मतलब अपने आप से, अपने पिछले साल से। आपका ही 10th का रिजल्ट आपके 12th से, कि 10th में क्या स्कोर किया था, 12th में क्या स्कोर किया, बढ़ा या कम हुआ, दैट इज कॉल्ड इंट्राफॉर्म। बोलते हैं 10th में तो 90% आ गए थे, इस बार नहीं आते क्या, तब तो कोरोना था ना, इसलिए हो गए। ठीक है, चलो क्या कहता है, दिस टेक्निक इज यूज फॉर द इंट्राफॉर्म एनालिसिस दैट इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज वन पीरियड ऑफ दोज द अनदर पीरियड ऑफ द सेम फर्म। किससे होगा? एक पीरियड से, देखो एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक ऑफ द सेम फर्म, ऑफ द सेम फर्म। एज वेल एज फॉर द इंटरफर्म एनालिसिस भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इंटरफर्म करेंगे, कौन सा किया जा सकता है? इंटरफर्म मतलब यहां पे आप एक्स लिमिटेड ले लो और यहां पे आप क्या ले लो, वाई लिमिटेड ले लो, और फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हो। क्लियर है? आगे, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ वन फर्म टू द अनदर फर्म ऑफ अ सिमिलर नेचर एंड साइज। जो सिमिलर नेचर और साइज की। अब मैं एक दिन ऐसे बड़ा परेशान घूम रहा था, कह रहे क्या हुआ सर, मैं कहा यार मैंने कंपेयर करके देखा बायजूस से, तो फिर वो बड़ा, यार हमारा तो बहुत ही हम कभी पीछे हैं, तो उनका तो 5 साल में स्टार्टअप उनका 2000 करोड़ की सेल तक पहुंच गया, हमारा तो नहीं पहुंच रहा है। तो अपने बराबर वालों से कंपैरिजन करना है, ऊपर नीचे वालों से नहीं। या फिर ऐसे किसी छोटे मोटे को पकड़ लिया, होम थिएटर को कही अब इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर बड़े खुश होकर घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो जो कंपैरिजन होगा किसका होगा? जो इंडस्ट्री में एक जैसे सिमिलर, जिनका एक जैसा कैपिटल लगा हुआ है। ठीक है बेटे, बैलेंस शीट होगी ना सारी कंपनीज की। ठीक है, पहला पहला क्लियर है, कंपैरेटिव सबको क्लियर है। कंपैरेटिव में किसी को डाउट है तो बेटा बात करो। आओ जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरेटिव, कौन सी, सॉरी, कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ने जा रहे हैं। कोर्स में से कटी हुई है, सिर्फ कॉमन साइज टूल को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। लेट्स सपोज ये हमारी बैलेंस शीट है। अब हम कंपैरेटिव नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? कॉमन साइज। कॉमन साइज क्या होता है? कॉमन साइज में इक्विटी एंड लायबिलिटी। लेट सपोज ये आपके पास शेयर होल्डर फंड है 1200, ये है आपके पास 600, और ये आपके पास 200। टोटल कितना हो गया बेटा? 2000। इस साल क्या हो गया बताओ? ये 2000, ये 1500, ये 500, टोटल कितना हो गया? 4000। ये हमारे पास है बेटा 2000 2000, इसे 1500 500, कितना हो गया? 2000। और ये कितना हो गया? 2500 1500, कितना हो गया? 4000। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बेटे नलायकों वाली बातें मत करो। लायबिलिटी और एसेट बैलेंस शीट में मैच नहीं करती, मैच करती है तो मैच ही तो करवा रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। जितनी इस साल लायबिलिटी है उतनी एसेट है, जितनी इस साल लायबिलिटी है उतनी इस साल एसेट है।
अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें टोटल को 100 कंसीडर करते हैं। टोटल को क्या कंसीडर करते हैं बेटा, टोटल को क्या कंसीडर करते हैं, इसमें हम 100 कंसीडर करते हैं। ध्यान से समझना कि कैसे टोटल को 100। शेयर होल्डर फंड कितना है बताना, और टोटल लायबिलिटी कितनी है, बोलो। इट मींस कंपनी कंसिस्ट 60% ऑफ 60 हो गया ना, 1200 डिवाइड बाय 2000 बताओ कितना होता है। इसका मतलब टोटल लायबिलिटी में 60% क्या है बेटा, इक्विटी। क्या है बेटा, टोटल कैपिटल फंड में, टोटल लायबिलिटीज में 60% किसका पैसा लगा हुआ है, इक्विटी का। क्लियर है। दूसरा, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, और टोटल लायबिलिटी, इसका मतलब 30% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है इस कंपनी की टोटल इक्विटी में। 30% की क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। करंट लायबिलिटी कितनी है बताओ, और ये कितना है, इसका मतलब 10%। टोटल लायबिलिटी में 10% लायबिलिटी किसकी है, करंट लायबिलिटी। यदि टोटल 2000 लायबिलिटी है हमारे पे, इक्विटी और लायबिलिटी, तो उसमें से 10% क्या है हमारी, करंट लायबिलिटीज। बोलो हाँ या ना। इतनी बात में किसी बच्चे को कोई डाउट, आगे चलते हैं। इसी साल की बात करते हैं 2021 की। मेरे पास नॉन करंट एसेट्स कितनी है, 1500। टोटल एसेट्स कितनी है, इसका मतलब इस कंपनी की 63/4, हाँ ठीक है 75। हर 100 रुपए की एसेट में 75 रुपए हमारा पैसा कहां लगा हुआ है, नॉन करंट एसेट्स में। बहुत अच्छी चीज है। पैसा कहां लगा हुआ है, नॉन करंट एसेट्स में। तो नॉन करंट एसेट्स कुछ कमा के देती हैं, है ना, कमा के तो करंट भी देती हैं, पर ये एप्रिशिएबल भी होती है। जैसे लैंड बिल्डिंग होगी, पर मशीन मशीन होगी तो डेप्रिशिएबल भी होगी। 75% आपका पैसा कहां लगा हुआ है, फिक्स एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में। आगे, करंट एसेट्स कितनी है, और टोटल एसेट्स कितनी है, इसका मतलब 25% पैसा कहां लगा हुआ है, करंट एसेट्स में। 25% पैसा कहां लगा हुआ है, करंट एसेट्स में। टोटल क्या हो गया दोनों का ही, 100% और 100%। क्लियर है इतनी बात। आगे चलो, 2022 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, बोलो बोलो। 4000 की लायबिलिटी में 2000 किसका लगा हुआ है, इक्विटी का। तो बताओ इक्विटी बढ़ गई या कम हो गई, सर इक्विटी 50% रह गई। इक्विटी कितनी रह गई बेटा, 50%। जहां पहले हमारे पास 60% पैसा इक्विटी का लगा हुआ था, वो कम हो गया, कितना हो गया, 50%। आगे चलें, आगे देखो, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, 1500। टोटल लायबिलिटी कितनी है, 4000। बोलो कितना हो गया, 37.5। कंपनी ने अपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बढ़ा ली। जहां पहले 30% पैसा उधार का लगा हुआ था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, वहां 37.5% हो गया। 7.5% की कंपनी ने अपनी बोरिंग्स क्या कर ली, बढ़ा ली। और शेयर होल्डर ऐसी टूल्स को जरूर ध्यान से देखता है। जरूर तभी शेयर होल्डर ने क्या किया होगा, बैकआउट कर लिया होगा, क्योंकि इस कंपनी की फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ गई। बिजनेस रीडिंग पढ़ते हो ना, फाइनेंशियल लिवरेज, रिस्क बढ़ गई इस कंपनी की, क्योंकि इस कंपनी ने डेट्स रेज कर लिए। क्या रेज कर लिए, डेट्स रेज कर लिए। उससे रिस्क बढ़ती है, शेयर होल्डर पीछे होता है। जितना उधार ज्यादा लोगे ना, शेयर होल्डर आपकी कंपनी में उतना कम इंटरेस्टेड होगा। शेयर होल्डर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है जो रिस्क फ्री होती है, या जिसमें कम लिवरेज होता है, कम उधार होता है। जी, बेटा वो ट्रेडिंग और इक्विटी के लिए सिर्फ। शेयर होल्डर भी तो बहुत प्रकार का है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बताओ बेटा, क्या करंट लायबिलिटी कितनी है, और टोटल लायबिलिटी कितनी है, बताओ कितना हो गया, कितना, 12.5%। तो कंपनी की करंट लायबिलिटी भी बड़ी है, करंट लायबिलिटी भी। इक्विटी का पैसा कम हुआ है, इक्विटी का पैसा। चले, अब इस साल आ जाओ, बताओ कितनी हो गई, नॉन करंट एसेट्स कितनी हो गई, 2500, और ये कितना है, 4000। बताओ कितना हो गया, बोलो भाई, 2500 कौन 4000, 5/8, 62.5। देख रहे हो, हमारा पैसा कहां से कम हो गया, करंट एसेट से भी, सॉरी नॉन करंट एसेट से भी पैसा क्या हो गया, कम हो गया। करंट एसेट्स क्या हो बेटा, कितना हो गया, 1500 कौन 4000, कितना 37.5%, कितना हो गया, 100% हो गया। कोई डाउट यहां तक किसी को, एक बार इसको ध्यान से देखो और कंपैरेटिव टूल पढ़ना शुरू करना। चले, तो ये क्या बेटा, ये समझ आ गया। यहाँ पे अच्छा बताओ, यहां हमने कैसे पढ़ा, यहाँ पे कैसे पढ़ा, वर्टिकल। देख रहे हो ऐसे, यहाँ पे हमने इसको इससे देखा, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया।
इसको इससे कंपेयर किया, 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 इसको इससे कंपेयर किया और इसको इससे कंपेयर किया। कोई डाउट यहां तक किसी को बेटा? क्लियर है? तो कि ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? तो इसे क्या, हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल तो ऐसे था, ये कैसा है? वर्टिकल। कैसा है ये? वर्टिकल एनालिसिस। क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकल एनालिसिस। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कौन सा है? कौन सा है? कंपैरेटिव। वो चारों ऑप्शन दे देगा आपको, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो है, कैश फ्लो। तो कौन सा है? कंपैरेटिव। पढ़ो ध्यान से क्या कहता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन साइज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पढ़ो कॉमन साइज। Means a statement in which individual item of financial statement of 2 or more years are placed side by side and thereafter converted into a percentage taking a common base। यही बात हुई है, बिल्कुल सेम जो हमने प्रैक्टिकली करा वही मैं थ्योरी में बोल रहा हूं। क्या किया हमने बताओ? कह रहा है मीन्स अ स्टेटमेंट इन विच individual item of financial statement 2 or more years are placed side by side and thereafter converted into a percentage taking into a common base। क्या लेकर? कॉमन बेस लेकर। और इसमें बताओ कॉमन बेस क्या था? कॉमन बेस क्या था? टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी। सबको किससे कंपेयर कर रहे थे? टोटलिटी से। किससे कंपेयर कर रहे थे? टोटलिटी से। आगे पढ़ो क्या कहता है। कहता है बैलेंस कॉमन बेस टेकन इनटू अ टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी इन द कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्लियर है? अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैलेंस शीट वाला तो समझ आ गया। और इनकम स्टेटमेंट में टोटल बेस, कॉमन बेस क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम। उसमें क्या करते हैं? हर चीज को किससे कंपेयर करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा बताओ, ये 60% क्या बता रहा है? कि 60% इक्विटी है टोटल लायबिलिटी में। ये 30% क्या बता रहा है? 30% नॉन करंट लायबिलिटी है टोटल लायबिलिटी में। ये 10% करंट लायबिलिटी है टोटल लायबिलिटी में। और यहां क्या है? टोटल एसेट्स। 75% फिक्स नॉन करंट एसेट्स है टोटल एसेट्स में, 25% करंट एसेट्स है टोटल एसेट्स में। तो यहाँ पे कॉमन बेस क्या हो गया? टोटल लायबिलिटी एंड टोटल एसेट्स। और रेवेन्यू फ्रॉम, उसमें इनकम स्टेटमेंट में कॉमन बेस क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबको किससे कंपेयर करेंगे? आरएफओ से। किससे कंपेयर करेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। मान लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख है, कितना है? और टोटल सेल 10 लाख है, तो हम बोलेंगे रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज 60% ऑफ आरएफओ। इंप्लॉय बेनिफिट पे खर्च किया हमने 1 लाख रुपए। कितना खर्च किया? तो क्या बोलेंगे? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ आरएफओ। इसका मतलब 100 रुपए की सेल करने के लिए कंपनी को 10 रुपए की इंप्लॉय बेनिफिट पे पैसा खर्च करना पड़ता है। बहुत अच्छा बेस है। यही सब टूल्स हैं जिससे हम एनालाइज करते हैं कि कंपनी का कहां ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। अब मान लो 10 लाख रुपए की सेल है, फाइनेंस कॉस्ट में 4 लाख रुपए है। ओ भाई साहब, समझ रहे हो? 10 लाख की सेल पे आप 4 लाख रुपए का तो ब्याज भर रहे हो। हर 100 रुपए की सेल में 40 रुपए ब्याज। इस कंपनी को मरने से कोई बचा नहीं सकता। ओवर डेट कंपनी है। 10 लाख की सेल करती है और 4 लाख रुपए किसको दे देती है? फाइनेंस कॉस्ट में। इतनी ज्यादा कंपनी ने उधारी ले रखी है ना कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे। कई बार बहुत सारी चीजें आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से नहीं समझ पा रहे होते, तो आपको क्या पढ़ने पड़ते हैं, क्या देखने पड़ते हैं? फाइनेंशियल टूल्स। और टूल्स में 4 चीजें क्या है? बोलो कौन कौन से टूल है? कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो। कंपैरेटिव टूल को क्या बोलते हैं? और इसको कॉमन साइज को क्या बोलते हैं? वर्टिकल। पढ़ो ध्यान से क्या कहता है। बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन द केस ऑफ कॉमन साइज। ठीक है, फिर वो लास्ट में कहता है ठा 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 पढ़ लो। वही वही बिल्कुल वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। एक बार ध्यान से रीड कर लीजिए। उसके बाद वो लास्ट में कह रहा है दिस टेक्निक इज आल्सो नोन एज द वर्टिकल एनालिसिस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को खुद को बड़ी कंफ्यूजन रहती थी पहले, हॉरिजॉन्टल क्या और वर्टिकल क्या। ये क्या होता है बोलो? ये क्या है? वर्टिकल। और ये क्या है बताओ? ये हॉरिजॉन्टल है। ये समझ के आप समझो। मतलब मेरे को तो हैरानी होती है कि काटना था तो फिर दोनों ही चैप्टर काटते ना। ये तो बताना ही पड़ेगा आपको। बिना इसको समझाए आप कैसे कह सकते हो, किसी को याद थोड़ा ना करवाओगे कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है।
तो आपको बताना पड़ेगा कि कंपैरेटिव टूल क्या होते हैं और कॉमन साइज टूल क्या होते हैं। थर्ड आ जाओ बेटा, रेशियो। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, रेशियो के बारे में काहे, पूरा अगला चैप्टर यही हमने शुरू करना है। पढ़ो। इट इज अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। किसके बीच का रिलेशन है ये? दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच का रिलेशन। जैसे मैं बताता हूँ, करंट रेशियो एग्जांपल देता हूँ। एक रेशियो होती है डेट इक्विटी रेशियो। क्या होती है? डेट इक्विटी रेशियो। ये दो चीजों का रिलेशन बता रहा होता है कि कंपनी की टोटल में कितना पैसा डेट का लगा है और कितना पैसा इक्विटी का लगा है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी 1,000 करोड़ की दिखाई दे रही है, इसमें डेट का पैसा कितना है, इक्विटी का पैसा कितना है, आपने उधार कितने ले रखे हैं। आप तो समझो 1,000 करोड़ की कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी ना, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको। 800 करोड़ इसमें क्या है? डेट। और काय की बड़ी कंपनी। उससे बढ़िया तो वो कंपनी जिसकी 250 करोड़ की कंपनी है और जीरो डेट कंपनी है, तो ये ज्यादा बढ़िया नहीं है? डेट एक ऐसा लीवरेज है, टू साइडेड सॉर्ट है, अच्छे में अच्छा और बुरे में बहुत बुरा कर देती है। जब काम नहीं होगा, जब रिसेशन आएगा, तब भी इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन तो फुलफिल करनी पड़ेगी। कहां से पे करोगे इतना हैवी इंटरेस्ट? ठीक है, समझ गए? तो बहुत सारी रेशियोज हैं जो हम वहां पे चल के पढ़ेंगे। आई थिंक 16-17 रेशियोज है, दो नई इंट्रोड्यूस हुई है अभी, 18 हो गई। तीन हुई है, दो ही है, तीन हुई है, तीन होगा। ठीक है, आओ जी। इट इज अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। एक ही अकाउंटिंग पीरियड के। इट हेल्प इन असेसिंग, ये हमारी हेल्प करते हैं असेस करने में। किसको? अंडरलाइन करो 4 वर्ड: प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज। यही 4 प्रकार की रेशियोज हमें पढ़नी है। क्या बताती है? प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, सॉल्वेंसी, सॉल्वेंट कितने हो, लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, और एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज बताती है। क्लियर है? लास्ट कौन सा है? लास्ट टूल कौन सा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर क्या बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा टूल है जो हमें बताता है कि कंपनी का कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कहां है। सर इनफ्लो आउटफ्लो के लिए हम कैश बुक पढ़ लेंगे? नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ बता रहा है कैश कहां से आ रहा है, कैश कहां जा रहा है। बिजनेस की 3 मुख्य एक्टिविटी होती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी; इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, आप कंपनी के विंग्स और कितने बड़े कर रहे हैं, नई मशीन, नई फैक्ट्री, नई लैंड बिल्डिंग, नई इन्वेस्टमेंट्स। और थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि आपकी फंडिंग कहां से आ रही है कंपनी में, कहा पैसा आ कहां से रहा है, डेट से या इक्विटी से। आप डेट रेस कर रहे हो या इक्विटी रेस कर रहे हो, या आप डेट रिडीम तो नहीं कर रहे कहीं, और कर रहे हो तो अच्छी बात है। उधार चुकाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, उधार चुकाना तो अच्छी बात है। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? 3 एक्टिविटीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी बस रीड कर लेते हैं। इट शोइंग द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, क्लासिफाइड अंडर 3 मेन एक्टिविटीज। कौन कौन सी बताओ? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इट शोज द सोर्स एट विच द कैश इज जनरेटेड। कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से कैश जनरेट होता है, और बताओ कहां पे पैसा जाके यूटिलाइज या यूज हो जाता है। क्लियर है इतनी बात बेटा? यहां पे किसी को कोई डाउट है? आगे चले। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाउट है कोई? बोलो बेटा, आगे आओ बेटा। क्या कहता है? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या टाइप्स बताओ? एक एक्सटर्नल एनालिसिस होता है, एक इंटरनल एनालिसिस होता है। बाकी दोनों तो मैंने आपको बताई दिए। बाकी दोनों कौन से बताओ? आते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यही तो पढ़ा भी। ये रहा हॉरिजॉन्टल और ये रहा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या था? कंपैरेटिव। और इसमें क्या था? कॉमन साइज। इसमें कंपैरेटिव था और इसमें क्या था? कॉमन साइज। तो दो पढ़ लेते हैं। एक होता है एक्सटर्नल एनालिसिस, जो बाहर वाले कर सकते हैं, और बाहर वाले उतना ही कर सकते हैं जितना हम एनुअल रिपोर्ट्स, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पब्लिकली पब्लिश करते हैं, उतना ही बस वो देख सकते हैं। बाकी इन डेप्थ जाके वो नहीं देख सकते। यदि मान लो मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो मैं सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट ऊपर ऊपर से देख सकता हूं, उसको क्लिक करके अंदर 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 ये नहीं देख सकता। मैं ये देख सकता हूं कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, किस किस को माल बेचा है, किस किस रेट में माल बेचा है, ये मैं नहीं देख सकता।
क्लियर है इतनी बात? पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। एक्सटर्नल एनालिसिस कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटरप्राइज। बात समझ आ गई? जो डिटेल रिकॉर्ड्स वो एक्सेस नहीं कर सकते। पढ़ो कौन आएंगे। एंड देयरफॉर दे हैव डिपेंडिंग अपॉन द पब्लिश्ड अकाउंट्स। सिर्फ किस पर निर्भर होते हैं ये जो अकाउंट्स क्या होते हैं? पब्लिश। कहां पे पब्लिश होते हैं? न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, वेबसाइट पे या एनुअल रिपोर्ट में। बस उतना ही ये देख के समझ सकते हैं। आगे दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डायरेक्टर एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। सच टाइप ऑफ एनालिसिस आर मेड बाय द, कौन करते हैं? पढ़ो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है? इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिसर्च स्कॉलर्स। क्लियर है इतनी बात? ये क्या होता है? एक्सटर्नल एनालिसिस कौन कौन कर सकते हैं? इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिसर्च स्कॉलर। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा बेटा? इंटरनल एनालिसिस। क्या बेटा? इंटरनल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ नोन एज द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन कर सकते हैं इंटरनल एनालिसिस? इंटरनल मैनेजमेंट कर सकती है, जिनके पास पूरा राइट है कंपनी के अकाउंट्स को एक्सेस करने का, एक एक एंट्री को, एक एक फिगर को। आप पब्लिकली नहीं बताओगे ना कि आपने किस रेट पे किसको कितना माल बेचा है। ये बात आप डिस्क्लोज करोगे? क्या आप अपनी क्रेडिटर्स लिस्ट, आप बैलेंस शीट में ये तो दिखा रहे हो कि 20 करोड़ के क्रेडिटर, आप उसको क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि आप एक्सटर्नल लोग हो। इंटरनल मैनेजमेंट उसको क्लिक करके ये तक देख सकती है कि किससे पूरे साल में कितना सामान लिया, किस रेट पे सामान आया, और अगली बार से टेंडर किसको देना है कि सामान सस्ता मिल सके। और ये बात आप अपने बाकी पूरी दुनिया को नहीं बताओगे कि हमारे क्रेडिटर्स कौन कौन है, हमारे डेटर्स कौन कौन है। ये आप छुपा के रखते हो लोगों से। क्लियर है? या सबको बता दोगे देखो इस भाव में माल आता है, इस भाव में बेचते हैं, हमारी कंपनी को इतना बड़ा प्रॉफिट है, बताओगे नहीं ना? तो ये क्या एक्सटर्नल। इंटरनल एनालिसिस कौन कर सकती है? इंटरनल मैनेजमेंट कर सकती है, या एक बंदा और कर सकता है, वो कौन है? ऑडिटर। और ऑडिटर पे कंपनी फेस करती है कि वो कंपनी के सारे वर्किंग पेपर्स जो वो उनको दिखा रहे हैं वो कहीं और लेके नहीं जाएंगे। इतना ट्रस्ट किया जाता है ऑडिटर पे, और ऑडिटर भी अपनी इस चीज को, डिग्निटी को मेंटेन करके रखता है कि वो ऐसा काम ना करे। मान लो मेरे पास दो प्रकार की सेम टाइप की कंपनीज की ऑडिट है। एक कंपनी मुझे कहती है कि सर एक काम करो, आप वहां तो जाते ही हो, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप देखते हो, आप तो सारे अकाउंट्स एक्सेस कर सकते हो वहां के, तो मुझे एक बात बता दो कि ये कस्टमर को इनके कस्टमर लिस्ट दे दो, किस किस डेटर को सामान बेचते हैं, और ये बता दो किस रेट पे बेचते हैं, मैं 2 रुपए कम करके बाद सबको बेच दूंगा। सॉरी सर, ये काम नहीं कर सकता, और कल से आपकी ऑडिट पे नहीं आऊंगा। ऐसा अनएथिकल आप काम करने के लिए मुझे ना कहें, क्योंकि कंपनी बड़े ट्रस्ट से आपको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा रही है, आप उसका मिसयूज ना करें। और बड़ी कंपनीज तो क्या करती हैं, ऑडिटर की भी चेकिंग कर लेती हैं कि अच्छा तो ऑडिट करना है, मतलब तेरी चेकिंग करें। कोई लैपटॉप अपने लेके आएगा, सारे वर्किंग हमारी यहाँ से, और जितना काम करोगे यहीं करोगे, यहां से बाहर आप एक सिंगल पेपर, एक सिंगल पेन ड्राइव, एक सिंगल मेल नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि आप हमारा डाटा लीक कर दो यार। ठीक है, हो गए ऑडिटर, हो गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नहीं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या कहता है ये। इंटरनल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The important feature of such analysis is that the management to access all information of the enterprise. वो सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, जिस मर्जी फाइल को खोलें, जिस मर्जी एंट्री को क्लिक करके उसकी जितनी मर्जी डेप्थ जाके चेक कर लें। आगे वो कहता है therefore the analysis is more detailed and in extensive and accurate. ये एक्सटेंटिव भी होता है और एक्यूरेट भी होता है। External analysis are carried out by the outsider such as creditor, lender, banker, debenture holder, government agencies, and internal analysis is meant for the management. सिर्फ कौन कर सकती है? मैनेजमेंट कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। क्लियर है? नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस। कौन सा बेटा? हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल का इसकी मम्मी ने एक नाम और दे दिया, क्या नाम दे दिया? डायनेमिक। पेपर में हॉरिजॉन्टल ना, ऐसा हो काफी साल से उसने हॉरिजॉन्टल पूछा, बच्चों ने हॉरिजॉन्टल याद कर लिया कि हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, बोलो?
कॉमन साइज बैलेंस, सॉरी कंपैरेटिव बैलेंस शीट वाला। अब उन्होंने अगला नाम उसको क्या दे दिया, डायनेमिक एनालिसिस। क्या बोल दिया कि क्या ये डायनेमिक एनालिसिस है। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स। इट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। मैंने अंडरलाइन करा है वर्ड भाई साहब, बोल्ड किया आपके लिए वर्ड। क्या ये टाइम सीरीज एनालिसिस। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द टाइम सीरीज एनालिसिस, तो कौन सा है, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो है, कैश फ्लो, कंपैरेटिव। क्या बोलेंगे इसको, टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसमें हम क्या कर रहे थे, टाइम को कंपेयर कर रहे थे कि 21 से 22 में क्या हो गया, 21 से 22 में हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स कितनी बढ़ गई है, कितनी कम हो गई। तो क्या कहता है, इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस, इट शो द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा फॉर सेवरल ईयर्स अगेंस्ट अ चूजन अ बेस। मतलब किसी एक को बेस मान के आप वो करोगे। ये तो मुझे बिल्कुल वैसे लगता है जैसे हम स्टैट्स में वो नहीं पढ़ते थे, इंडेक्स नंबर, बेस ईयर, करंट ईयर, और फिर परसेंटेज, वो फिशर मेथड, बिल्कुल वही है, उस जैसा ही है। इट इज यूज फॉर ट्रेंड एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। किसमें काम आता है हमारे बेटा, ट्रेंड को सेट करने में कि क्या ट्रेंड है और क्या करता है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारी हेल्प करता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आर द एग्जांपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड डायनेमिक एनालिसिस। इट इज अ, क्या है ये, टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या बोल गए, कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, हाँ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एग्जांपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल। क्लियर है इतनी बात सबको, ठीक है जी। इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं। तो क्या तीन नाम है इसके, बोलो, कंपैरेटिव, हॉरिजॉन्टल, डायनेमिक और टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस, कोई डाउट यहां तक किसी को। नेक्स्ट किस पे आ गए हम, वर्टिकल पे। किस पे आ गए बेटा, वर्टिकल पे। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर ओनली। सिर्फ किसका रिव्यू करते हैं, सिर्फ एक ही साल का। किसका करते हैं इसमें, ऐसा बताओ, इसमें हमने 21 को 22 से कंपेयर करा या 21 को ही कंपेयर करा, सिर्फ हम इसमें ये देख रहे थे कि कौन किसका कितना परसेंट है, कौन किसका कितना परसेंट है। मैं इसमें इसको समझाने के लिए कई बार ऐसे भी समझाता हूं, एक फादर है, एक मदर है, एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, ठीक है। तो फादर की इनकम 4 लाख है, मदर की इनकम भी 2,50,000 है, सिस्टर की इनकम भी 1.5 लाख है। नहीं, कितने करते हैं इसको, इसको अभी थोड़ा नल्ला करेंगे ना, 50, 3 और 4 7, और 3 लाख बहन की भी है, यही नल्ला है एक, ठीक है। तो बताओ टोटल इनकम कितनी हो गई, 3, 6, 6 और 4, 10 लाख रुपए की इनकम हो गई। बताओ पापा का फैमिली इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है, 40%, मम्मी का 25%, सिस्टर का 30%, और यही इसका कितना है, 5%। सबसे खर्चीला कौन है, यही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 100%। तो ये बिल्कुल ऐसा ही तो है। शेयर होल्डर फंड टोटल लायबिलिटीज में कितना है, नॉन करंट लायबिलिटी टोटल लायबिलिटीज में कितनी है, करंट लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी में कितनी है। इसमें कंपैरिजन एक ही साल का चल रहा है कि एक साल का दूसरे साल से चल रहा है, एक ही साल का। तो पढ़ो क्या कहता है, दिस analysis is made to review the analyze of financial statements 1 year only। सिर्फ किससे कंपेयर करता है बेटा, एक ही साल से कंपेयर करता है। इट इज अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। अंडरलाइन करो वर्ड, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्या होता है बेटा ये, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सर्च एनालिसिस, search and analysis is used for comparing the performance of several companies at the same type of division and departments of the enterprise। इसमें हम किससे कंपेयर करते हैं, दूसरी कंपनी से भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मान लो कोई इन्वेस्टर बैठा होगा तो वो ये देखेगा कि इस कंपनी का 60% इक्विटी लगी हुई है। सिमिलर, मान लो मान लो मेरे को टायर्स कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक सीएट और एक एमआरएफ। सीएट का शेयर 2200 का, एमआरएफ का 75,000 का। मुझे प्रॉब्लम दोनों से ही है, मैं वो भी खरीद सकता हूं, वो भी खरीद सकता हूं। मुझे लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो हो सकता है कि मैं एमआरएफ के 2 शेयर ले लूं या एक ही शेयर ले लूं, और या मैं बहुत सारे शेयर किसके खरीद सकता हूं, सीएट के। पर मैं ये देख रहा हूं कि किस कंपनी में इक्विटी ज्यादा लगी हुई है। ये हाल है सीएट के, 60% क्या है, इक्विटी। 100 रुपए की लायबिलिटी में 60 रुपए किसके हैं, इक्विटी के। एमआरएफ के साथ उल्टा है,
उसके सिर्फ 20 रुपए लगे हुए हैं और बाकी सब क्या उसका डेट है। तो यदि अब मेरे पे डिपेंड करता है, मैं कंपनी की आरओआई चेक करूंगा, ये सब चीजें चेक करूंगा, तो मुझे जहां सही लगेगा मैं वहां पैसा क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। क्लियर है इतनी बात? देखो सही और गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ अपनी परसेप्शन होती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक आदमी चीज बेच के जाता है और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे दूसरा आदमी उस चीज को खरीद लेता है। सही और गलत क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या है, परसेप्शन है। ठीक है, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल और स्टैटिस्टिक एनालिसिस, इसे स्टैटिक भी बोलते हैं, वर्टिकल भी बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल भी बोलते हैं, इज कैरी आउट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जनरेटिंग व्हेन द अकाउंट्स आर क्लोज्ड। क्लियर है इतनी बात? ये दोनों समझ आ गए? कौन कौन से पढ़े हमने पहले बताओ, चारों समझ आ गए? क्या है बताओ? टाइप्स, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का क्या नाम था और बताओ? टाइम सीरीज, डायनेमिक और कॉमन साइज को क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शनल। क्या बोलेंगे? वर्टिकल, क्रॉस सेक्शनल, कॉमन साइज या स्टैटिस्टिक। ठीक है, अब एक डिफरेंस बिटवीन पढ़ लो बेटा, खुद ही पढ़ लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पढ़ लोगे। पहला क्या है? पीरियड। इसमें कितने साल होते हैं हॉरिजॉन्टल में? 2 या 2 से ज्यादा। इसमें एक ही साल में होते हैं। ठीक है जी, किसमें? इसमें नहीं नहीं, आप इसमें कुछ और ले लो ना, कंपेयर तो हम एक ही साल का कर रहे हैं। हम इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन था? डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पढ़ लोगे, कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक बार यार। पहला पॉइंट क्या है? पीरियड। इसमें 2 साल होते हैं, उसमें 1 साल होता है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसमें? सेम आइटम ऑफ द डिफरेंट पीरियड होते हैं, और उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट आइटम फॉर द सेम पीरियड। भाई साहब ये इस लाइन से क्वेश्चन बना देगा आपके लिए, इस लाइन से, कि किसमें सेम आइटम फॉर द डिफरेंट पीरियड होता है हॉरिजॉन्टल में, और उसमें क्या कैसे होता है बताओ? सेम आइटम फॉर द डिफरेंट पीरियड, यही था ना। मतलब शेयर होल्डर फंड को देख रहे हो आप 21 से 22 में, और इसमें शेयर होल्डर फंड को किससे देख रहे हो? टोटल से। तो पढ़ो क्या था? इट डील विद द डिफरेंस आइटम फॉर द सेम पीरियड। डिफरेंट आइटम उठा रहे थे पर पीरियड क्या था? सेम था। आगे उसके बाद इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन द एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म्स। और ये सिर्फ किस में निकालता है? पहले वाला याद है, पहले हमने कैसे किया था? एब्सोल्यूट निकाला था, फिर परसेंटेज निकाला था, और इसमें सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज निकाल रहे हैं। यूजफुल, ये टाइम सीरीज एनालिसिस में होता है, वो क्रॉस सेक्शनल में होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन और इट इज स्टेप टुवर्ड्स अ कंपैरिजन। इसमें ये स्टेप टुवर्ड्स है, इसके बाद कंपेयर करेंगे ना कि पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या हो गया। कोई डाउट इसमें बेटा किसी को? अब लास्ट में छोटी सी बात, इंट्राफर्म कंपैरिजन और इंटरफर्म कंपैरिजन। इंट्राफर्म क्या होता है? देखो ना भी समझ आया तो नीचे एग्जांपल देखो, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब एक ही कंपनी का अलग अलग सालों से कंपेयर हो रहा है। और इंटर में क्या होता है? इंटर में क्या होता है देखो, एग्जांपल देखो, एक्स वाई और इंडस्ट्री, एक्स वाई और इंडस्ट्री, तो एक्स का वाई से, वाई का इससे, एक्स से, और फिर दोनों का किससे? इंडस्ट्री से। क्लियर है? तो पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। इंट्राफर्म कंपैरिजन क्या है? अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरियस variables of an enterprise over a period of time. It is known as the intra-firm comparison. It is also called as time series और trend analysis. क्या कहलाता है ये? टाइम सीरीज और ट्रेंड एनालिसिस। पढ़ लो एक बार ध्यान से पूरे का पूरा। ये बेटा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये चैप्टर आपको फंसा देगा। ये 4 नंबर का चैप्टर आपको फंसा देगा। इसके जितने भी बुक के पीछे क्वेश्चंस है ना, वो सारे जरूर रीड करें। वो आपसे पूछेगा टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है, वो आपसे पूछेगा कि